नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया? सब बढ़िया? यस सर, बढ़िया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए ग्रेच्युटी का टॉपिक लेके आया हूँ। ग्रेच्युटी क्या होती है और इनकम टैक्स लॉ में इसका क्या प्रोविज़न है। आपने सुना होगा एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है, और जो ग्रेच्युटी मिलती है उस पर इनकम टैक्स लॉ में क्या प्रोविजंस हैं, उन सबको आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बाबू? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाने कि ग्रेच्युटी क्या होती है और टैक्स में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो नंबर 1 है, ग्रेच्युटी किसे कहेंगे? ग्रेच्युटी किसे कहेंगे? तो लिखा है मैंने, ग्रेच्युटी मीन्स एनी अवार्ड या रिवार्ड प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज गुड सर्विसेज प्रोवाइडेड टू हिज एम्प्लॉयर, इट इज़ एन एडिशनल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय। बाबू ये बोल रहा है, अगर कोई एम्प्लॉय अच्छी सेवा देता है, अगर कोई कर्मचारी अपने मालिक को, एम्प्लॉयर को गुड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अच्छी सेवा के बदले इनाम दे सकता है, अवार्ड दे सकता है, रिवार्ड दे सकता है, और उसी का नाम होता है ग्रेच्युटी। तो कहने का मतलब, अगर कोई कर्मचारी अपने मालिक को अच्छी सेवाएं देता है, गुड सर्विसेज देता है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अच्छी सेवा का रिवार्ड दे सकता है, और उसी रिवार्ड का नाम होगा ग्रेच्युटी। बाबू क्लियर है? यानी कह सकता हूं कि एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है अच्छी सेवा देने के बदले, अच्छी सेवा का जो रिवार्ड है उसी का नाम होता है ग्रेच्युटी। क्लियर? हाँ सर, क्लियर। तो ये अपना ग्रेच्युटी का मतलब क्या है? तो मैंने बोला, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अच्छी सेवा देने के बदले रिवार्ड दे सकता है, और उसी रिवार्ड का नाम है ग्रेच्युटी। यस सर। अब अपन चलते हैं, अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलती है तो इनकम टैक्स लॉ में क्या प्रोविजंस हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यस सर। ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ग्रेच्युटी इन सर्विस पीरियड, ग्रेच्युटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड और होल इन और वाइल इन एम्प्लॉयमेंट फुल्ली टैक्सेबल होगी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। बाबू अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी रिटायरमेंट से पहले मिलेगी, सर्विस पीरियड में मिलेगी, नौकरी करते समय मिलेगी, अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी रिटायरमेंट से पहले मिलेगी, नौकरी करते समय मिलेगी, तो मिलने वाली ग्रेच्युटी टैक्सेबल होगी, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। तो कहने का मतलब, अगर किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी रिटायरमेंट से पहले मिलती है, सर्विस पीरियड में मिलती है, नौकरी करते समय मिलती है, तो मिलने वाली ग्रेच्युटी फुल्ली टैक्सेबल होगी, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। बाबू क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। नेक्स्ट, ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है रिटायरमेंट के बाद, किसको मिल रही है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और लोकल बॉडी एम्प्लॉय को। तो भाई साहब ये फुल्ली क्या होगी? एग्जम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10(10)(1) में। यानी रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और लोकल बॉडी एम्प्लॉय को मिलेगी तो फुल्ली एग्जम्प्ट होगी, फुल्ली एग्जम्प्ट होगी, उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो मैंने अब तक क्या बोला, एक बार रिवाइज कर लें। ग्रेच्युटी कैसे कहेंगे? किसे कहेंगे? अगर कोई कर्मचारी, अगर कोई एम्प्लॉय अपने मालिक को अच्छी सेवाएं प्रोवाइड करता है, गुड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अच्छी सेवा का रिवार्ड दे सकता है, और उसी रिवार्ड का नाम होता है ग्रेच्युटी। बाबू क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। मैंने बोला ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स में क्या प्रोविजंस होंगे, तो मैंने बोला, अगर ग्रेच्युटी रिटायरमेंट से पहले मिलेगी, ग्रेच्युटी रिटायरमेंट से पहले मिलेगी, नौकरी करते समय मिलेगी, तब तो ग्रेच्युटी फुल्ली टैक्सेबल होगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। एंड रिटायरमेंट से पहले जो ग्रेच्युटी मिलेगी वो फुल्ली टैक्सेबल होगी, चाहे कोई सा भी एम्प्लॉय हो। यस सर। रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है और लोकल बॉडी एम्प्लॉय को मिलती है, तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10(10)(1) में। रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी गवर्नमेंट या लोकल बॉडी एम्प्लॉय को मिलेगी तो फुल्ली एग्जम्प्ट होगी, उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मतलब एक तरीके से कोई सरकारी कर्मचारी है और रिटायर हो गया, रिटायरमेंट के बाद उसको 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए ग्रेच्युटी के नाम से मिल गया, तो उस ग्रेच्युटी पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अब पढ़िए बाबू, रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिली है, किसको मिली है? रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिली है बाय एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अब आप पूछेंगे सर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 क्या होता है, तो मैं आपको हल्का सा बता दूं। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 प्राइवेट एम्प्लॉय पे लागू होता है। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 प्राइवेट एम्प्लॉय पे लागू होता है, जिसने अपने एम्प्लॉयर को 10 ईयर और मोर की सर्विस प्रोवाइड करी है।
ग्रेचुटी एक्ट 1972 प्राइवेट एम्प्लॉय पे लागू होता है जिसने अपने एम्प्लॉयर को 10 ईयर मोर की सर्विस प्रोवाइड करी है। क्लियर बाबू? हाँ सर क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, ग्रेचुटी मिली है रिटायरमेंट के बाद उस एम्प्लॉय को जिस पर लगता है ग्रेचुटी एक्ट 1972, ग्रेचुटी मिली है रिटायरमेंट के बाद उस एम्प्लॉय को जिस पर ग्रेचुटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है उसको ग्रेचुटी मिली है। तो बाबू वो ग्रेचुटी भी एग्जम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10(10)(2), अंडर सेक्शन 10(10)(2। तो मैंने बोला रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को लोकल बॉडी एम्प्लॉय को मिलेगी तो फुल्ली एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(10)(1)। और अगला बोला रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी ऐसे एम्प्लॉय को मिलती है जिस पर ग्रेचुटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है तो इसको मिलने वाली ग्रेचुटी भी एग्जम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10(10)(2) एज अंडर। और कितना एग्जम्पशन मिलेगा? 1, 2, 3 विच एवरेज लेस। इन तीनों में से जो कम होगा उतना ग्रेचुटी उस एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट होगा। सबसे पहले नोट करेंगे एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, कितना पैसा मिला, नंबर ऑफ सर्विस ईयर मल्टीप्लाई करेंगे 15 दिन की सैलरी, और मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट होगी 20 लाख रुपए। और इन तीनों में से जो अमाउंट कम होगा, इन तीनों में से जो अमाउंट लोअर होगा इतना ग्रेचुटी उस एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट कर दी जाएगी। यस सर। तो मैंने बोला अगर ग्रेचुटी मिलती है रिटायरमेंट के बाद ऐसे एम्प्लॉय को जिस पर ग्रेचुटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है तो उस ग्रेचुटी पर एग्जम्पशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10(10)(2)। और कितना एग्जम्पशन मिलेगा? एक्चुअल कितना पैसा मिला, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड कितना हुआ, नंबर ऑफ सर्विस से मल्टीप्लाई करेंगे 15 डेज सैलरी, और मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट होगी 20 लाख रुपए। और इन तीनों में से जो अमाउंट कम होगा उतना ग्रेचुटी एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)(2)। इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगा उतना ग्रेचुटी एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)(2)। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बात करें इस 1, 2, 3 को समझते हैं। देखिए कितना पैसा मिला ये तो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको कि उस एम्प्लॉय को ग्रेचुटी कितनी मिली, ये क्वेश्चन में गिवन होगी। अब बात करें नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आइए जरा नीचे आई गए। नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लिखा है मैंने टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सर्विस ईयर डिफरेंस शैल बी टेकन फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। यस सर। अगर डिफरेंस कम्स इन ए मंथ देन द पीरियड मोर देन 6 मंथ विल बी टेकन एज 1 ईयर बट 6 मंथ और लेस विल बी इग्नोर। ये कह रहा है नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैलकुलेट करने के लिए कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैलकुलेट करने के लिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का डिफरेंस लेंगे। नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैलकुलेट करने के लिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का डिफरेंस लेंगे। अगर ये डिफरेंस महीनों में आता है, तो 6 महीने से ज्यादा को 1 साल मानेंगे, 6 महीने से ज्यादा को 1 साल मानेंगे, लेकिन 6 महीने या इससे कम को छोड़ दिया जाएगा। मैं एक बार फिर बोल दूं, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैलकुलेट करने के लिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से डेट ऑफ रिटायरमेंट तक का डिफरेंस लेंगे, अपॉइंटमेंट की तारीख से रिटायरमेंट की तारीख तक का डिफरेंस लेंगे। अगर ये डिफरेंस महीनों में आता है तो 6 महीने से ज्यादा को 1 साल मानेंगे, लेकिन 6 महीने या इससे कम को छोड़ दिया जाएगा। यस सर। अब जरा नीचे देखिए, जरा मान लीजिए अपॉइंटमेंट से लेके और रिटायरमेंट तक का डिफरेंस आ रहा है 24 साल 5 महीने तो मानेंगे 24 साल, 24 साल 6 महीने तो मानेंगे 24 साल, और 24 साल 7 महीने तो मानेंगे 25 साल। बाबू क्लियर हो गया होगा? अगर डिफरेंस 6 महीने से ज्यादा आ रहा है तो 1 साल माना जाएगा, लेकिन डिफरेंस 6 महीने या इससे कम आएगा तो छोड़ दिया जाएगा। मैं फिर बोल दूं, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपॉइंटमेंट की तारीख से रिटायरमेंट तक का डिफरेंस लेंगे, अपॉइंटमेंट की तारीख से रिटायरमेंट की तारीख तक का डिफरेंस लेंगे। अगर ये डिफरेंस महीनों में आता है, तो क्या होगा, 6 महीने से ज्यादा को 1 साल मान लिया जाएगा, 6 महीने से ज्यादा को 1 साल मान लिया जाएगा, लेकिन 6 महीने या इससे कम आता है तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ये भी क्लियर हो गया अपना। ग्रेचुटी रिसीव्ड क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ सर्विस ईयर मैंने बता दिया कैसे निकालेंगे। अब बात करेंगे 15 डेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए बाबू 15 डेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लिखा है मैंने 15 डेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 15 डेज सैलरी विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट कंप्लीट मंथ सैलरी। ये कह रहा है 15 दिन की सैलरी
कैलकुलेट करने के लिए लास्ट मंथ की सैलरी को बेस मानेंगे। 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट मंथ की सैलरी को बेस मानेंगे। जरा बताइए, अगर एम्प्लॉय रिटायर हुआ, क्योंकि सारे केस रिटायरमेंट के बाद के ही हैं, अपन जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो ग्रेच्युटी जो मिली है वो रिटायरमेंट के बाद ही मिली है, तो 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट मंथ की सैलरी को बेस मानेंगे। एग्जाम्पल दूं मैं, मान लीजिए एम्प्लॉय रिटायर हुआ 1 अक्टूबर को, तो लास्ट मंथ कौन सा है? सितंबर का। ठीक है सर। एम्प्लॉय रिटायर हुआ 31 अक्टूबर को, तो लास्ट मंथ कौन सा हुआ? अक्टूबर का, क्योंकि पूरा महीना कंप्लीट हो गया वो। तो 1 अक्टूबर को रिटायरमेंट है, तो सितंबर का लास्ट मंथ होगा। 31 अक्टूबर को रिटायरमेंट है, तो अक्टूबर महीना लास्ट मंथ होगा। लेकिन बताइए, अगर कोई एम्प्लॉय 15 अक्टूबर को रिटायर हो रहा है, 15 अक्टूबर को रिटायर हो रहा है, तो लास्ट कंप्लीट मंथ कौन सा होगा? सितंबर का ही होगा। यस सर। तो कहने का मतलब 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट कंप्लीट मंथ की सैलरी को बेस मानेंगे। 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट कंप्लीट मंथ की सैलरी को बेस मानेंगे। सर मान लेंगे सर, अब कैसे कैलकुलेट करें? आइए, तो लास्ट मंथ का लेंगे अपन बेसिक सैलरी, लास्ट मंथ का लेंगे डीए। ऑलवेज का मतलब है डी रिटायरमेंट बेनिफिट में शामिल है तब भी लेंगे, और शामिल नहीं है तब भी लेंगे। तो आखिरी महीने का बेसिक लेंगे, लास्ट मंथ का बेसिक लेंगे, लास्ट मंथ का डीए लेंगे, अपॉन 26 करेंगे, क्योंकि ये माना गया है कि लास्ट मंथ में मैक्सिमम वर्किंग डेज 26 ही हो सकते हैं। लास्ट मंथ में मैक्सिमम वर्किंग डेज 26 ही हो सकते हैं, इसलिए डिवाइड किया गया 26 का। तो मैंने क्या बोला? 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट कंप्लीट मंथ की सैलरी को बेस मानेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? लास्ट मंथ का बेसिक लेंगे, लास्ट मंथ का डीए लेंगे, अपॉन करेंगे 26 और इंटू करेंगे 15। ऐसा करने से आपकी कैलकुलेट हो जाएगी 15 डेज सैलरी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगर कोई एम्प्लॉय सीजनल बिजनेस में नौकरी करता है, अगर कोई एम्प्लॉय सीजनल बिजनेस जैसे शुगर मिल में नौकरी करता है, ऐसे धंधे में नौकरी करता है जहां सीजन के अकॉर्डिंग काम होता है, यदि कोई कर्मचारी सीजनल बिजनेस में नौकरी करेगा तो फिर 15 डेज सैलरी की जगह अपन कैलकुलेट करेंगे 7 डेज सैलरी, क्योंकि साल में 2 सीजन माने गए, तो मोटा मोटी 7 दिन हो गए। वैसे 15 दिन की सैलरी लेंगे, लेकिन अगर कोई कर्मचारी सीजनल बिजनेस में नौकरी करेगा तो 15 डेज सैलरी की जगह 7 डेज सैलरी कैलकुलेट की जाएगी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बात करेंगे, तो अब तक मैंने जो बोला वो एक बार रिपीट कर लें। हाँ सर, सबसे पहले बोला ग्रेच्युटी क्या होती है, तो मैंने बोला अगर कोई कर्मचारी अपने मालिक को अच्छी सेवाएं देता है तो मालिक ऐसे कर्मचारी को अच्छी सेवा का रिवार्ड दे सकता है, और उसी रिवार्ड का नाम होता है ग्रेच्युटी। अच्छी सेवा का जो इनाम है उसी इनाम का नाम होता है ग्रेच्युटी। यस सर। ग्रेच्युटी रिटायरमेंट से पहले मिलेगी, ग्रेच्युटी रिटायरमेंट से पहले मिलेगी तो फुल्ली टैक्सेबल होगी, चाहे गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। रिटायरमेंट से पहले मिलेगी तो फुली टैक्सेबल होगी, चाहे गवर्नमेंट का हो चाहे नॉन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो। यस सर। रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को और लोकल बॉडी एम्प्लॉय को, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10(10)(1)। और रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी ऐसे एम्प्लॉय को मिलती है जिस पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है। रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी ऐसे एम्प्लॉय को मिली है जिस पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाई होता है, तो ऐसे एम्प्लॉय को भी एग्जम्पशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10(10)(2)। और कितना मिलेगा? कितना ग्रेच्युटी मिला? नंबर 2 पे नोट करेंगे, नंबर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई 15 दिन की सैलरी, और मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट कितनी होगी? 20 लाख रुपए, यानी 20 लाख रुपए से ज्यादा का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, और इन तीनों में से जो कम होगा उतना ग्रेच्युटी एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10(10)(2)। अंडर सेक्शन 10(10)(2)। यस सर। और नंबर ऑफ सर्विस ईयर कैसे फाइंड आउट होगा मैंने बता दिया आपको, और 15 डेज सैलरी कैसे फाइंड आउट होगी वो भी मैंने आपको बता दी है। यस सर। आगे बढ़े सर। अब है भाई साहब, रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिली है, रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी ऐसे एम्प्लॉय को मिलती है जिस पे ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल नहीं होगा। रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी ऐसे एम्प्लॉय को मिली है जिस पे ग्रेच्युटी एक्ट 1972 अप्लाई नहीं होता। या बोलूं, रिटायरमेंट के बाद ऐसे एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिली है जो 10(10)(1) और 10(10)(2) में कवर नहीं होता। रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी ऐसे एम्प्लॉय को मिली है जिस पर 10(10)(1) और 10(10)(2) में कवर नहीं होता, उस एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलेगी तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी अंडर सेक्शन 10(10)(3). तो एक बात बताइए, 10(10)(3) में कौन से वाले एम्प्लॉय आएंगे? ये तो बात पक्की हो गई है कि रिटायरमेंट के बाद जो ग्रेच्युटी मिलेगी उस पर पक्का एग्जम्पशन मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद वाली ग्रेच्युटी पर पक्का एग्जम्पशन मिलेगा, चाहे 10(10)(1) से मिले
चाहे 10-10-2 से मिले, चाहे 10-10-3 से मिले। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, लोकल बॉडी एम्प्लॉय को मिलेगी तो 10-10-1 में फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ग्रेच्युटी एक्ट वाले एम्प्लॉय को मिलेगी तो 10-10-2 में एग्जेम्प्ट है। ABC जो भी कम है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, लोकल बॉडी को ग्रेच्युटी मिलेगी वो 10-10-1 में एग्जेम्प्ट है। ग्रेच्युटी एक्ट वाले एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिलेगी तो वो 10-10-2 में एग्जेम्प्ट है। और जो एम्प्लॉई 10-10-1 में भी नहीं आए और 10-10-2 में भी नहीं आए, वो सारे एम्प्लॉई 10-10-3 में कवर होंगे और 10-10-3 के एम्प्लॉय को भी एग्जम्पशन मिलेगा। कितना मिलेगा आइए तो बताइए। 10-10-3 में कौन से वाले एम्प्लॉय आएंगे? जो एम्प्लॉय 10-10-1 में नहीं आए, 10-10-2 में नहीं आए, वो सारे कवर होंगे अंडर सेक्शन 10-10-3। इसका मतलब ये बात तो पक्की हो गई है कि एक बूढ़े एम्प्लॉय को, एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को अगर ग्रेच्युटी मिली है तो उसको पक्का एग्जम्पशन मिलेगा और मिलना भी चाहिए बाबू, मिलना चाहिए। एक रिटायर्ड आदमी है और बताइए पूरी लाइफ का एक अवार्ड मिला है उसको, पूरी लाइफ का एक रिवार्ड मिला है, अच्छी सेवा का रिवार्ड मिला है, तो उस बूढ़े एम्प्लॉय को एग्जम्पशन मिलना चाहिए। और एग्जम्पशन प्रोवाइड करने की 3 सेक्शन है, 10-10-1, 10-10-2, 10-10-3। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, लोकल बॉडी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10-10-1। रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी एक्ट वाले एम्प्लॉय को मिलेगी तो उसको भी एग्जम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10-10-2। और जो एम्प्लॉय 10-10-1 और 10-10-2 में नहीं आए उन सबको भी एग्जम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10-10-3। और 10-10-3 में कितना एग्जम्पशन मिलेगा देखिए जरा। तो बोला ग्रेच्युटी रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट बाय एम्प्लॉय नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इसका मतलब अदर एम्प्लॉय हो गए जो 10-10-1 में नहीं आए, जो 10-10-2 में नहीं आए, उनको ग्रेच्युटी मिलती है तो उस ग्रेच्युटी पर भी एग्जम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10-10-3। और 10-10-3 में कितना एग्जम्पशन मिलेगा आइए जरा। नंबर 1 वही है, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, कितना पैसा मिला, ठीक सर। नंबर 2 है नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड, नई बात, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड इन, नई बात, और मल्टीप्लाई करेंगे आप मंथ सैलरी, ठीक सर। और मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 20 लाख रुपए, यानी 20 लाख रुपए से ज्यादा का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगा, इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगा उतना ग्रेच्युटी एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10-10-3। इन तीनों में से जो लोअर होगा, इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगा उतना ग्रेच्युटी एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10-10-3। यस सर। अब बात करें 1, 2, 3 को समझते हैं। तो बाबू एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड क्वेश्चन में गिवन होगी, कितनी मिली, क्वेश्चन में गिवन होगी। यस सर। नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड, बाबू 10-10-2 में क्या यूज हुआ था जरा बताएंगे। सर वहां यूज हुआ था नंबर ऑफ सर्विस ईयर, और यहां पर यूज हो रहा है 10-10-3 में यूज हो रहा है नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड। सर कैसे निकालेंगे आइए जरा, नीचे क्या लिखा है, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड कैसे निकालेंगे। तो लिखा है टू कैलकुलेट दिस डिफरेंस शैल बी टेकन फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। इफ डिफरेंस कम्स इन ए मंथ देन इट विल बी इग्नोर। बाबू सीधी बात बोल गया है। तो नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड 10-10-2 में आता है नंबर ऑफ सर्विस ईयर, और 10-10-3 में आता है नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड। 10-10-2 में आ रहा है नंबर ऑफ सर्विस ईयर, और 10-10-3 में कंसीडर किया जाता है नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड। क्या बोल रहा है ये, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड कैसे निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे। अपॉइंटमेंट की तारीख से रिटायरमेंट की तारीख तक का डिफरेंस लेंगे, अपॉइंटमेंट की तारीख से रिटायरमेंट तक का डिफरेंस लेंगे। अगर डिफरेंस महीनों में आ गया, अगर डिफरेंस महीने में आ गया तो उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाएगा। बताइए वहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस है वो आया 24 साल 6 महीने, 24 साल माना जाएगा। 24 साल 7 महीने, 24 साल माना जाएगा। 24 साल 5 महीने, 24 साल माना जाएगा। सर महीने क्यों गायब कर दिए? बाबू लैंग्वेज एकदम क्लियर है, नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड, ईयर कंप्लीटेड, जो ईयर कंप्लीट है वही लेने हैं, इसका मतलब मंथ्स को इग्नोर करना है। तो बताइए नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैसे ही फाइंड आउट करेंगे जैसे ऊपर किया था। अपॉइंटमेंट की तारीख से रिटायरमेंट तक का डिफरेंस लेंगे। अगर ये डिफरेंस महीनों में आ गया, अगर ये डिफरेंस महीनों में आ गया तो इन महीनों को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाएगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। नीचे एग्जांपल देखिए, अगर मान लो डिफरेंस आ रहा है, एग्जांपल देखिए, अगर डिफरेंस आ रहा है 24 साल 5 महीने, 24 साल होंगे। डिफरेंस आ रहा है 24 साल 6 महीने, 24 साल ही होंगे। डिफरेंस आ रहा है 24 साल 7 महीने, 24 साल ही होंगे। इसका मतलब क्लियर हो गया। 10-10-2 में फिर भी मंथ्स को कंसीडर किया जाता है। 10-10-2 में
मंथ्स को कंसीडर किया जाता है, लेकिन 10-10-3 में मंथ्स को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाता है, यानी फुली इग्नोर करना है। यस सर। अब 10-10-2 देखिए, सॉरी नोट नंबर 2 देखिए, ये अपना नोट नंबर 1 था। अब नोट नंबर 2 देखिए, इफ एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड सर्विसेज टू एनी अदर एम्प्लॉयर इन द अर्लियर ईयर एंड डिड नॉट रिसीव एनी ग्रेचुटी फ्रॉम हिम, उससे ग्रेचुटी नहीं मिली, देन सच पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड टू हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग नंबर ऑफ सर्विस ईयर, वाइल कंप्यूटिंग कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ये कह रहा है, मान लीजिए मैं पहले कहीं नौकरी करता था, रिलायंस में नौकरी करता था, और वहां नौकरी करी मैंने 10 साल की, लेकिन वहां से ग्रेचुटी नहीं मिलती मेरे को, नहीं दी होगी अगले ने, कोई रिवार्ड जरूरी है कि रिवार्ड दे आपको, नहीं दे तो नहीं भी दे। तो मैं पहले रिलायंस में नौकरी करता था और वहां मैंने 10 साल की नौकरी भी करी, लेकिन वहां से मेरे को ग्रेचुटी नहीं मिली, ठीक बात है। वहां से आ गया मैं, अब मैं जिंदल में नौकरी कर ली, जिंदल में नौकरी कर ली, और जिंदल में मैंने नौकरी करी मान लीजिए 15 साल की, और यहां से मेरे को ग्रेचुटी मिली है, तो एग्जामिनेशन तो मिलेगा, मेरे को मिलेगा। अब आप बताइए, पहले के एम्प्लॉयर मैंने नौकरी करी 10 साल, वहां 10 साल नौकरी करी और ग्रेचुटी भी नहीं मिली। अब यहां मैंने नौकरी करी है, यहां नौकरी करी 15 साल की और यहां ग्रेचुटी मिली है, तो इस केस में नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड कितने माने जाएंगे? तो आप बोलेंगे सर 15 साल ही लीजिए, क्योंकि यहां से ग्रेचुटी मिली है तो यहीं के नंबर ऑफ ईयर आएंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर फॉर्मर एम्प्लॉयर को नौकरी करी है, अगर पीछे नौकरी करी है और वहां से ग्रेचुटी नहीं मिली, तो वहां के नंबर ऑफ ईयर भी यहां पर कंसीडर किए जाएंगे। कुल मिलाकर 10 साल तो वो और 15 साल ये, 10 और 15 25 साल माने जाएंगे नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। एक बार फिर बोल दूं, मान लीजिए आप पहले नौकरी करते थे, ग्रेचुटी नहीं मिली और नौकरी करी 10 साल की, नौकरी करते थे, रिटायर हो गए, नौकरी करते थे, वहां से ग्रेचुटी नहीं मिली और आपने वहां नौकरी करी 10 साल की। अब वहां से छोड़ के आप इस कंपनी में आ गए और यहां से भी रिटायरमेंट हो गया और यहां आपने नौकरी करी थी 15 साल की और यहां ग्रेचुटी भी मिलती है, तो इस केस में नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड 25 साल कंसीडर किए जाएंगे, न कि 15 साल। बाबू क्लियर है? यस सर क्लियर है। तो याद रखना, जहां से आप रिटायर हो रहे हैं वहां के नंबर ऑफ ईयर तो आएंगे और पीछे के नंबर ऑफ ईयर भी कंसीडर होंगे, बेस्ट शर्त है वहां से ग्रेचुटी नहीं। अगर वहां ग्रेचुटी मिल गई तो बताइए फिर वहां का नंबर ऑफ ईयर यहां पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, वहां का नंबर ऑफ ईयर वहीं कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वहां भी तो एग्जाम्पशन मिला होगा। वहां का नंबर ऑफ ईयर वहीं कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वहां पर भी एग्जाम्पशन मिल चुका होगा। इसलिए वहां के नंबर ऑफ ईयर यहां तभी कंसीडर होंगे, वहां के नंबर ऑफ ईयर यहां तभी कंसीडर होंगे जब वहां पर ग्रेचुटी नहीं मिली है। अगर ग्रेचुटी मिल गई तो वो ईयर यहां कंसीडर नहीं होंगे, और ग्रेचुटी नहीं मिली तो वो ईयर भी यहां पर कंसीडर किए जाएंगे। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। एक बार फिर समझा दूं, नोट नंबर 2 देखें। इफ द एम्प्लॉय हैज रेंडर्ड सर्विसेज टू एनी अदर एम्प्लॉयर इन द अर्लियर ईयर, यानी पीछे नौकरी कर चुका भाई साहब, यानी मान लीजिए उसने नौकरी करी पीछे 10 साल की और वहां से ग्रेचुटी नहीं मिली है, पीछे नौकरी करी 10 साल की और वहां से ग्रेचुटी नहीं मिली है, नहीं मिली तो नहीं मिली है बाबू। तो अब क्या लिखा है? देन सच पीरियड है, यानी कितने साल भाई साहब, कितने साल बाबू? 10 साल। सच पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड टू हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर शैल ऑल्सो बी, उसको भी अपन कंसीडर करेंगे, शैल ऑल्सो बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी कुल मिलाकर 10 साल तो पहले के हो गए, और इस एम्प्लॉयर को जहां से आप रिटायर हो रहे हैं, मान लीजिए वहां 15 साल की आपने सर्विस दी है, तो टोटल मिला के आपके कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस कितने माने जाएंगे? 25 ईयर। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब ऊपर आइए, तो 10-10-3 का एग्जामिनेशन दे रहे थे, कितना पैसा मिला वो क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड मैंने पूरा आपको समझा दिया है। अब अपन बात करने जा रहे हैं हाफ मंथ सैलरी, आधे महीने की सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। याद रखना 10-10-2 में आ रही है 15 डे सैलरी, ऊपर देख सकते हैं 10-10-2 में आ रही है 15 डे सैलरी, और यहाँ 10-10-3 में आ रही है हाफ मंथ सैलरी। सर दोनों में क्या डिफरेंस है अभी बताएंगे। यहाँ पर आ रही है हाफ मंथ सैलरी, ठीक सर, कैसे कैलकुलेट करोगे? आओ जरा नीचे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। लिखा है कैलकुलेशन ऑफ हाफ मंथ सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। क्या लिखा है? हाफ मंथ सैलरी विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट कंप्लीट 10 मंथ जस्ट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये कह रहा है बाबू आधे महीने की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए
लास्ट कंप्लीट 10 मंथ को बेस मानेंगे। ऊपर क्या किया था, ऊपर क्या किया था, ऊपर 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए, ऊपर 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट मंथ को बेस माना है, लास्ट कंप्लीट मंथ को बेस माना है, और यहां पर आधे महीने की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट कंप्लीट 10 मंथ को बेस मानेंगे। आधे महीने की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट कंप्लीट 10 मंथ को बेस मानेंगे। अब कैसे कंप्यूट करेंगे, आइए तो बताइए। 10 महीने को बेस मानना है, लास्ट के 10 महीने को बेस मानना है, तो 10 महीने का लेंगे बेसिक, 10 महीने का लेंगे कमीशन ऑन सेल, और 10 महीने का डीए इफ का मतलब समझ गए होंगे, जितना डीए रिटायरमेंट बेनिफिट में शामिल है, जितना डीए रिटायरमेंट बेनिफिट में शामिल है वो डीए लिया जाएगा। तो 10 महीने का लेंगे बाबू, 10 महीने को तो बेस मानना है, याद रखना। ऊपर सेक्शन 10(10)(2) के अंदर 10(10)(2) में 15 डेज सैलरी निकालने के लिए लास्ट कंप्लीट मंथ को बेस मानते हैं, और 10(10)(3) में आधे महीने की सैलरी निकालने के लिए लास्ट कंप्लीट 10 मंथ को बेस मानेंगे। यस सर। तो क्या लिखा मैंने, लास्ट 10 महीने का तो बेसिक लेंगे, लास्ट 10 मंथ का बेसिक लेंगे, लास्ट 10 मंथ का कमीशन ऑन सेल लेंगे, और लास्ट 10 मंथ का डीए इफ लेंगे। ये सब लास्ट 10 मंथ के लेंगे और अपॉन करेंगे 10। बताइए 10 महीने की सैलरी में 10 का डिवाइड कर दिया तो एक महीने की सैलरी आ गई। 10 महीने की सैलरी में 10 का डिवाइड कर दिया तो 10 महीने का एवरेज हो गया। 10 महीने की सैलरी में 10 का डिवाइड कर दिया तो एक महीने की आ गई। तो बताइए आपको एक महीने की सैलरी कैलकुलेट करनी है या आधे महीने की? यस सर आधे महीने की। तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आपसे करेंगे। समझ में आ गया? तो वापस सुनिए, आप मंथ सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट कंप्लीट 10 मंथ की सैलरी को बेस मानेंगे, लास्ट कंप्लीट 10 मंथ की सैलरी को बेस मानेंगे। अब कैसे कंप्यूट करेंगे? 10 महीने के लेंगे बेसिक सैलरी, लास्ट 10 मंथ का बेसिक सैलरी, लास्ट 10 मंथ का कमीशन ऑन सेल, लास्ट 10 मंथ का डीए इफ, और अपॉन कर देना लास्ट 10 मंथ और डिवाइडेड बाय 10 और मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा करने से आप मंथ सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप बताइए, आप मंथ सैलरी कैलकुलेट करने के लिए किसको बेस माना? लास्ट मंथ को बेस माना है, लास्ट 10 मंथ को बेस माना? लास्ट 10 मंथ को बेस माना है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आइए नोट नंबर 4, मैक्सिमम एग्जम्पशन कांट एक्सीड ₹20 लाख। पहले बताइए, चाहे मामला 10(10)(2) का हो, चाहे मामला 10(10)(3) का हो, 10(10)(2) में भी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 20 लाख है और 10(10)(3) में भी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 20 लाख है। यानी 2 हो चाहे 3 हो, दोनों जगह मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 20 लाख रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि 10(10)(2) में भी 20 लाख से ज्यादा का एग्जम्पशन नहीं हो सकता और 10(10)(3) में भी 20 लाख से ज्यादा का एग्जम्पशन नहीं हो सकता। यानी चाहे 2 हो चाहे 3 हो, 2 हो चाहे 3 हो, ग्रेच्युटी एक्ट वाले एम्प्लॉय है तब उसको भी 20 लाख से ज्यादा का एग्जम्पशन नहीं होगा, और ग्रेच्युटी एक्ट वाला एम्प्लॉय नहीं है तब उसे भी 20 लाख से ज्यादा का एग्जम्पशन नहीं हो सकता। कुल मिलाकर 10(10)(2) हो चाहे 10(10)(3) हो, दोनों ही सेक्शन में 20 लाख से ज्यादा का एग्जम्पशन नहीं होगा। 20 लाख से ज्यादा का एग्जम्पशन एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। सर इसका मतलब क्या है? आइए जरा बताते हैं। मतलब 20 लाख से ज्यादा का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, चाहे 10(10)(2) हो चाहे 10(10)(3) हो। यस सर। अब इसके दो मतलब निकाले जा रहे हैं। आओ, if an employee receive gratuity from more than one employer in the same previous year, then total amount of exemption claimed in that previous year shall not exceed ₹20 लाख। बाबू ये कह रहा है, अगर कोई कर्मचारी 3 जगह नौकरी कर रहा है, 3 जगह नौकरी कर रहा है, मान लीजिए मैं एम्प्लॉय हूं और मैं 3 जगह नौकरी करूं, एक्स कंपनी में, वाई कंपनी में और जेड कंपनी में, और तीनों से ग्रेच्युटी मिली, ग्रेच्युटी मिली, ग्रेच्युटी मिली। भाई साहब तीनों से ग्रेच्युटी मिल रही है और वो भी सेम प्रीवियस ईयर में, 19-20 प्रीवियस ईयर में 3 जगह से ग्रेच्युटी आ रही है, ग्रेच्युटी आ रही है, ग्रेच्युटी आ रही, ग्रेच्युटी आ रही। 19-20 के अंदर प्रीवियस ईयर 19-20 में 3 जगह से ग्रेच्युटी आ रही है। एक्स कंपनी से आ रही है, वाई कंपनी से आ रही है, जेड कंपनी से आ रही है। अब आप बताइए क्या 20-20 लाख रुपए 3 बार एग्जाम्प्ट होंगे? ना जी ना, ना। ये लिखा है एक ही प्रीवियस ईयर में अगर जगह जगह से ग्रेच्युटी आ रही है तब भी टोटल एग्जम्पशन 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर एक ही प्रीवियस ईयर में, एक ही फाइनेंशियल ईयर में जगह जगह से ग्रेच्युटी आ रही है तब भी एम्प्लॉय को 20 लाख से ज्यादा का एग्जम्पशन नहीं हो सकता, चाहे मामला 10(10)(2) का हो चाहे मामला 10(10)(3) का हो। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो मैंने क्या बोला, अगर किसी कर्मचारी को एक ही प्रीवियस ईयर में 4 जगह से ग्रेच्युटी आ रही है, एक्स कंपनी से आ रही है, वाई कंपनी से आ रही है, जेड कंपनी से आ रही है, ए कंपनी से आ रही है, एक ही प्रीवियस ईयर में 4 जगह से ग्रेच्युटी आ रही है, 4 जगह से ग्रेच्युटी आ रही है, तब भी
तब भी मैक्सिमम एग्जाम्पशन 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता इन सेम फाइनेंशियल ईयर। यानी एक प्रीवियस ईयर में आपको 20 लाख से ज्यादा का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, चाहे मामला 10-10-2 का हो, चाहे मामला 10-10-3 का हो। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये तो भाई साहब साफ कह दिया इन्होंने कि 4 जगह से ग्रेच्युटी हो चाहे 20 जगह से हो, मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट 20 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे है, if an employee has already claimed, is already availed exemption in respect of any gratuity received from previous employer in earlier year, then the maximum exemption limit 20 lakh shall be reduced by the amount of exemption already availed। ये कह रहा है बाबू, मान लीजिए पहले मैं रिलायंस कंपनी में नौकरी करता था और वहां से ग्रेच्युटी मिली और 2 लाख रुपए एग्जाम्पशन भी मिल गया। रिलायंस में नौकरी करता था, वहां से ग्रेच्युटी मिली और उस ग्रेच्युटी पर मेरे को 2 लाख रुपए का एग्जाम्पशन मिल गया। ठीक सर, अब मैं जिंदल में आ गया, यहां से भी रिटायरमेंट ले लिया और यहां से भी ग्रेच्युटी मिल गई, तो अब मेरे को जो एग्जाम्पशन लिमिट है वो कितनी रहेगी बताइए? क्योंकि 2 लाख एग्जाम्पशन पहले ले चुका हूं और मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है? 20 लाख रुपए। तो अगर कोई एम्प्लॉई अर्लियर ईयर में एग्जाम्पशन ले चुका है, अगर कोई कर्मचारी अर्लियर ईयर में एग्जाम्पशन ले चुका है, तो जितना एग्जाम्पशन वो ले चुका है वो लिमिट में से कम कर दिया जाएगा। तो अब बताइए यहां पर एग्जाम्पशन लिमिट जो होगी वो 20 लाख होगी, 18 लाख होगी? यस सर 18 लाख रुपए होगी। इसका मतलब क्लियर हो गया, अगर किसी कर्मचारी को अर्लियर ईयर में, अगर किसी एम्प्लॉय को अर्लियर ईयर में 10-10-2 या 10-10-3 का एग्जाम्पशन मिल चुका है, तो जितना एग्जाम्पशन उसे मिल चुका है उतना एग्जाम्पशन 20 लाख की लिमिट में से कम कर दिया जाएगा। क्लियर है बाबू? हाँ सर क्लियर है। पक्का क्लियर है? हाँ सर पक्का क्लियर है। तो बताइए दोनों नोट को अगर मैं जोड़ूं तो एक ही बात निकल के आ रही है ना? अगर इन दोनों नोट को अगर आप प्लस कर दो तो एक ही बात निकल के आ रही है। एक एम्प्लॉय को पूरी लाइफ में, एक कर्मचारी को पूरी सर्विस लाइफ में, एक कर्मचारी को पूरी सर्विस लाइफ में 20 लाख से ज्यादा का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। एक एम्प्लॉय को पूरी सर्विस लाइफ में, एक एम्प्लॉय को पूरी सर्विस लाइफ में 20 लाख से ज्यादा का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, चाहे मामला 10-10-2 का हो और चाहे मामला 10-10-3 का हो। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो याद रखना 20 लाख रुपए का जो मैक्सिमम एग्जाम्पशन है वो एम्प्लॉय पर एप्लीकेबल होगा पूरी सर्विस लाइफ में। यानी एक कर्मचारी को पूरी जिंदगी में, एक कर्मचारी को पूरी सर्विस लाइफ में, एक कर्मचारी को पूरी जीवन में 20 लाख रुपए से ज्यादा का एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, चाहे मामला 10-10-2 का हो, चाहे मामला 10-10-3 का हो। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब लास्ट पॉइंट है, नोट नंबर 5वां नोट है और बड़ा ही संगीन नोट है। ग्रेच्युटी मिली आफ्टर डेथ। बाबू एम्प्लॉय तो मर गया, राम नाम सत्य हो गया उसका, तो कर्मचारी मर गया, एम्प्लॉय मर गया और एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसकी विधवा को या उसके बच्चों को ग्रेच्युटी मिलती है। वैसे प्रैक्टिकली तो मिलती नहीं है, लेकिन एम्प्लॉयर दे सकता है उनको भी। एम्प्लॉय की डेथ के बाद में एम्प्लॉयर उसके विधवा को या उसके बच्चों को ग्रेच्युटी प्रोवाइड कर सकता है। तो क्या होगा आइए जरा। ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय लीगल हेयर ऑफ द एम्प्लॉय आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय विल बी फुल्ली एग्जम्प्ट होगी फ्रॉम द टैक्स इन द हैंड्स ऑफ लीगल हेयर। ये बोल रहा है कर्मचारी की डेथ के बाद उसकी विधवा को या उसके बच्चों को, उसकी लीगल हेयर को अगर किसी प्रकार की ग्रेच्युटी मिलेगी तो ग्रेच्युटी उसके लिए, उनके लिए फुल्ली एग्जम्प्ट होगी, उनको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ग्रेच्युटी का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक बात करना चाहता हूं आपसे, रिटायरमेंट से पहले ग्रेच्युटी मिलेगी, फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे कोई सा भी एम्प्लॉय हो। रिटायरमेंट से पहले जो ग्रेच्युटी मिलेगी वो तो फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी तो उस ग्रेच्युटी पर पक्का एग्जम्पशन मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद वाली ग्रेच्युटी पर पक्का एग्जम्पशन मिलेगा और एग्जम्पशन प्रोवाइड करने की 3 सेक्शन है, 10-10-1, 10-10-2, 10-10-3। 10-10-1, 10-10-2, 10-10-3। 10-10-1 में केवल 2 एम्प्लॉय कवर होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और लोकल बॉडी एम्प्लॉय। 10-10-1 में केवल 2 एम्प्लॉय कवर होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और लोकल बॉडी एम्प्लॉय, और इनको ग्रेच्युटी मिलेगी वो तो फुल्ली एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10-10-1। बाबू क्लियर है? यस सर। 10-10-1 हो गया। अब 10-10-2 में वो एम्प्लॉय कवर होगा जिस पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है। 10-10-2 में वो एम्प्लॉय कवर होगा जिस पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 एप्लीकेबल होता है, और इनको कितना एग्जम्पशन मिलेगा? ABC विच एवरेज लेस। यस सर। तो 10-10-1 हो गया, 10-10-2 हो गया। अब बात करें 10-10-3। रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिली है
और 10-10-3 में कौन सा एम्प्लॉय आएगा? जो कर्मचारी 10-10-1 में नहीं आया, 10-10-2 में नहीं आया, वो सारे एम्प्लॉय 10-10-3 में कवर होंगे और इनको भी एग्जम्पशन मिलेगा। कितना मिलेगा? ए बी सी विच एवरेज लेस। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। उम्मीद करता हूं ग्रेच्युटी नाम का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेच्युटी क्या होती है और ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स लॉ में क्या प्रोविजन है? बाबू दो ही प्रोविजन है। रिटायरमेंट से पहले मिलेगी तो फुल्ली टैक्सेबल है, रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी तो बाद वाली ग्रेच्युटी पर, रिटायरमेंट के बाद जो ग्रेच्युटी मिलती है उस पर पक्का एग्जम्पशन मिलेगा। और एग्जम्पशन प्रोवाइड करने के 3 सेक्शन है, 10-10-1, 10-10-2, 10-10-3। बाबू क्लियर है? आपको ग्रेच्युटी का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मैं इन्हीं सेक्शन पर बेस एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जरा देखिए उसको आप। यस सर, आप नोट करिए क्वेश्चन को, मैं भी नोट करता हूं, आप भी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। यस सर, अब इंफॉर्मेशन नोट करें। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है 1 जुलाई 2002 का। यस सर। बी लिखिएगा डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट भी हो गया, रिटायरमेंट हो गया 31 दिसंबर 2019 में, रिटायरमेंट हो गया 31 दिसंबर 2019 को। अपॉइंटमेंट की तारीख थी 1 जुलाई 2002 और रिटायर हो गया 31 दिसंबर 2019 को। यस सर। आगे बढ़ो सर, और बेसिक सैलरी लिखिएगा। बेसिक सैलरी थी इसकी 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ थी। यस सर। आगे बढ़ेंगे, डीए मिला है इसको, एम्प्लॉय को डीए मिलता है 2,000 पर मंथ, और चाहो तो लिख दीजिए नॉट कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, नॉट कंसिडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक सर। आगे लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे ग्रेच्युटी रिसीव्ड। भाई साहब इसको ग्रेच्युटी मिली है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड है ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिली है, ऑन रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी मिली है। सर कितनी मिली है? 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिली, 5 लाख रुपए। और लास्ट में नोटिंग करें, रिटायरमेंट के बाद मिली ग्रेच्युटी, तो ये मान के चलिए इस ग्रेच्युटी पे पक्का एग्जम्पशन मिलेगा। अब सेक्शन कौन सा लगेगा? 10-10-1, 10-10-2, 10-10-3, इनमें से कोई एक सेक्शन लगेगा, इनमें से ही कोई एक सेक्शन लगेगा। यस सर। अभी पता लग जाएगा कौन सा वाला है। ये लिखिएगा एफ नंबर पर, एम्प्लॉय कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट, एम्प्लॉय कवर हो रहा है बाय ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ग्रेच्युटी एक्ट 1972। अब बताइए कौन से सेक्शन में ग्रेच्युटी पर एग्जम्पशन मिलेगा? तो ये ग्रेच्युटी एक्ट वाला एम्प्लॉय है, इसलिए इस पर एग्जम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10-10-2, इसमें एग्जम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10-10-2। यस सर। अब अपने को फाइंड आउट क्या करनी है वो देखिए, आपको फाइंड आउट करनी है ग्रॉस सैलरी। तो जरा आंसर लिखिए, मैं भी लिख रहा हूं। आंसर लिखेंगे ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021, ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021। ये तो आप लोगों को मालूम है ना, लिखते हैं असेसमेंट ईयर 2021, लिखते हैं असेसमेंट ईयर 2021, लेकिन अंदर जो भी इनकम आती है वो सारी इनकम आएगी प्रीवियस ईयर 19-20 की। लिखा जाता है असेसमेंट ईयर 2021, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर जो भी इनकम आती है वो सारी इनकम होती है प्रीवियस ईयर की। यस सर। तो सबसे पहले लिखिएगा बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी है भाई साहब 10,000 पर मंथ, बेसिक सैलरी 10,000 पर मंथ है, लेकिन 19-20 की आएगी। मैंने कहा लिखा जाएगा 20-21, लिखा जाएगा असेसमेंट ईयर 20-21, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर जो भी इनकम आती है वो सारी इनकम होती है प्रीवियस ईयर 19-20 की। तो बताइए बेसिक सैलरी इसकी 10,000 पर मंथ है और दिसंबर 19 में रिटायर भी हो गया, तो और अंदर इनकम आएगी 19-20 की। दिसंबर 19 में रिटायर हो गया तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बताइए 19-20 में कितने महीने की बेसिक सैलरी आएगी? सर 9 महीने की आएगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर 9 महीने की आएगी। तो 10,000 पर मंथ है, तो 9 महीने की बेसिक सैलरी होगी आपकी 90,000। यस सर। तो 9 महीने की नौकरी है तो 9 महीने की बेसिक मिलेगी। तो बाबू सब कुछ 9 महीने का मिलेगा, डीए भी 9 महीने का मिलेगा। तो बेसिक भी टैक्सेबल है और डीए भी टैक्सेबल है। डीए मिलता है 2,000 पर मंथ, 9 महीने का हो गया 18,000 रुपये। तो बेसिक भी टैक्सेबल है, डीए भी टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी भी टैक्सेबल होती है, डीए भी टैक्सेबल है। 9 महीने का क्यों लिया? क्योंकि प्रीवियस ईयर 19-20 में इसने 9 महीने की नौकरी करी है। प्रीवियस ईयर 19-20 में 9 महीने की नौकरी करी है, इसलिए 9 महीने का बेसिक लिया है मैंने और 9 महीने का डीए लिया। यस सर, हाँ सर, क्लियर है। उसके बाद में इसको मिली है ग्रेचुटी, और ग्रेचुटी भी मिली है। और ग्रेचुटी को तो अपन अंदर लिखेंगे। ग्रेचुटी इसको रिसीव्ड हो रही है सर, कितनी हो रही है? अंदर लिखिए 5 लाख रुपए। और रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिली है तो एग्जामिशन तो बनता है भैया। रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिली है तो उसको एग्जाम्ट होगी है। और सेक्शन कौन सा हो सकता है भाई साहब? 10(10)(2), इसको एग्जामिशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)(2). रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिली है, ग्रेचुटी एक्ट वाले एम्प्लॉय को। रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिली है, ग्रेचुटी एक्ट वाले एम्प्लॉय को, तो इसको एग्जामिशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)(2). अब कितना एग्जामिशन मिलेगा? तो नीचे बनाइए आप वर्किंग नोट, नीचे बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1। नाम लिखिए भाई साहब, नाम के पीछे तो जाना है। एग्जामिशन ऑफ ग्रेचुटी, एग्जामिशन ऑफ ग्रेचुटी अंडर सेक्शन में डाल दो बाबू 10(10)(2), एग्जामिशन ऑफ ग्रेचुटी अंडर सेक्शन 10(10)(2। और 10(10)(2) में एग्जामिशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे आप एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड कितना पैसा मिला? तो बाबू वो तो 5 लाख ही मिला है ना? हाँ सर 5 लाख ही मिला है। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड 5 लाख रुपए। यस सर। अब बी लिखिएगा नंबर ऑफ सर्विस ईयर, ये 10(10)(2) है, नंबर ऑफ सर्विस ईयर, और मल्टीप्लाई करेंगे 15 डेज सैलरी, 15 डेज सैलरी। तो नंबर ऑफ सर्विस ईयर, नंबर ऑफ सर्विस ईयर मल्टीप्लाई करेंगे 15 दिन की सैलरी। यस सर। नंबर ऑफ सर्विस ईयर की बात करें, बताइए कब हुआ था ये? अपॉइंटमेंट की तारीख ये रही और रिटायरमेंट की तारीख ये हो रही। तो जुलाई 2002 से लेके दिसंबर 19 तक का डिफरेंस लीजिए आप। जुलाई 2002 से दिसंबर 19 तक का डिफरेंस लीजिए। तो आप एक बात करो, जुलाई से जुलाई ले लो, जुलाई 2002 से जुलाई 2019 ले लो, तो सीधे सीधे 17 साल हो गए। जुलाई 2002 से जुलाई 2019 सीधे सीधे 17 साल हो गए। लेकिन रिटायरमेंट जुलाई में थोड़ा हुआ है, दिसंबर में हुआ है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन एग्जैक्ट हो रहे हैं 17 साल 6 महीने, 17 साल और 6 महीने। बताइए नंबर ऑफ सर्विस ईयर कितने माने जाएंगे? मैंने कहा था डिफरेंस अगर महीनों में आ रहा है, ये महीनों में आ रहा है, डिफरेंस महीनों में आ रहा है, तो 6 महीने से ज्यादा को, 6 महीने से ज्यादा को 1 साल मानेंगे, लेकिन 6 महीने इससे कम को छोड़ दिया जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ सर्विस ईयर कितने माने जाएंगे? 17 साल या 18 साल? सर 17 साल ही माने जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट 6 महीने आ रहा है, एग्जैक्ट 6 महीने आ रहा है या उससे कम आता है तो छोड़ दिया जाएगा। यस सर। तो नंबर ऑफ सर्विस ईयर हो गया आपका 17 ईयर। मल्टीप्लाई करेंगे 15 दिन की सैलरी बाद में। सी लिखिएगा मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, एग्जम्पशन लिमिट वो है भाई साहब 20 लाख रुपए। इससे ज़्यादा एग्जम्पशन नहीं हो सकता। मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है 20 लाख रुपए, इससे ज़्यादा एग्जम्पशन नहीं हो सकता। अब अपन को एक चीज़ निकालनी है, क्या निकालनी बताइए? 15 दिन की सैलरी कैसे कंप्यूट करेंगे? तो बनाइए वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 बना लीजिए। और 15 डेज सैलरी, 15 डेज सैलरी कंप्यूट करने जा रहे हैं, 15 डेज सैलरी कंप्यूट करने जा रहे हैं। और मैंने कहा था 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट मंथ की सैलरी को बेस मानेंगे। 15 दिन की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट मंथ की सैलरी को बेस मानेंगे। आ जाओ भाई साहब, तो लास्ट मंथ को बेस मानना है और लगा दो नीचे फार्मूला, बेसिक सैलरी प्लस लिखवाया था डे ऑलवेज, चाहे इफ हो चाहे नहीं हो, अपॉन 26 और मल्टीप्लाई करेंगे 15। लास्ट मंथ को बेस मानेंगे, लास्ट मंथ का बेसिक लेंगे, लास्ट मंथ का डे ऑलवेज लेंगे, अपॉन करेंगे 26 और मल्टीप्लाई करेंगे 15। आखिरी महीने का बेसिक, आखिरी महीने का डीए, अपॉन 26 इंटू 15। यस सर। तो लास्ट मंथ में बेसिक कितनी थी? आ जाओ बाबू, लास्ट मंथ के अंदर बेसिक यही है मेरे हिसाब से 10,000 ही चल रही है।
तो लास्ट मंथ में 10,000 रही होगी। यस सर, 10,000 ले लो सर, 10,000 रुपये। और लास्ट मंथ में डीए कितना मिलता है, ऑलवेज लेना है, चाहे रिटायरमेंट में हो चाहे नहीं हो, डीए हमेशा लेना है। 10-10-2 में डीए हमेशा लेना, ऑलवेज लेना। यस सर, कितना लेना सर, तो 2,000 पर मंथ है, 10 महीने का ले लो भाई साहब, 2,000 पर मंथ है, तो 10 महीने का तो सॉरी आखिरी महीने का बेसिक 10,000 है और आखिरी महीने का डीए 2,000 है, अपॉन 26 और मल्टीप्लाई करो 15। तो ये हो गया भाई साहब, कैलकुलेशन कर लेते हैं जी, 12,000 अपॉन 26, 12,000 अपॉन 26 और मल्टीप्लाई कर दो 15। हाँ जी सर, ये आ गया 6923, ये आ गया 6923 अप्रोक्सीमेट है 6923, और इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 6923 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 से, कर लेते हैं सर, 6923 मल्टीप्लाई करिए 17 से, तो ये आ गया बाबू 117691, 117691। और इन तीनों में से जो कम है उतना ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट होगा। नीचे लिख दो बाबू, इन तीनों में से जो कम है, यहाँ लिख दो विच एवरेज लेस, इन तीनों में से जो भी कम है उतना ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट होगा। तो बताइए कौन सा कम है इनमें से कौन सा कम है बाबू, बीच वाला कम है, तो 117691। यस सर, इतनी ग्रेचुटी एग्जेम्प्ट होगी। तो मिली कितनी थी सर, मिली 5 लाख थी, और 5 लाख में से एग्जेम्पशन हटा दो, 117691, 117691, तो 5 लाख की ग्रेचुटी मिली थी और इतना एग्जम्पशन मिल गया, तो बाकी ग्रेचुटी जो होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। घटा दो भाई साहब, 5 लाख में से माइनस करेंगे 117691, तो ये ग्रेचुटी टैक्सेबल होगी 309, और सबका टोटल कर लीजिए, ये एम्प्लॉय की होगी ग्रॉस सैलरी, सबका टोटल कर लीजिए, ये एम्प्लॉय की आ जाएगी ग्रॉस सैलरी। यस सर, सबका टोटल कर लीजिएगा, तो इसमें प्लस कर दीजिए आप 18,000 और प्लस कर दीजिए 90,000, तो ग्रॉस सैलरी आ गई 490,309, 490,309, ये एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी आ गई। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बताइए इस क्वेश्चन में कौन सी सेक्शन से एग्जामिशन दिया सर, अपन ने एग्जामिशन दिया है अंडर सेक्शन 10(10)(2), क्योंकि ये ग्रेचुटी एक्ट वाला एम्प्लॉय है, और ग्रेचुटी एक्ट वाले एम्प्लॉय को एग्जामिशन दिया जाता है अंडर सेक्शन 10(10)(2). क्लियर है बाबू? हाँ सर क्लियर है। अब एक क्वेश्चन और नोट करें, छोटा सा क्वेश्चन और है आप लोगों की सेवा में। यस सर, नोट करो सर, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, कैलकुलेट ग्रॉस सैलरी, कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। यस सर, और सबसे पहले ए लिखिए, मिस्टर एक्स इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं भाई साहब, मिस्टर एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं, बहुत बढ़िया भाई साहब। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इनकी नौकरी कब लगी थी? नौकरी लगी थी भाई साहब 1 अक्टूबर 2005 को, इनकी नौकरी लगी थी 1 अक्टूबर 2005 को। यस सर, डेट ऑफ रिटायरमेंट कब हुआ? रिटायर हो गई ये 31 अक्टूबर 2019 को रिटायर हो गए, 31 अक्टूबर 2019 को रिटायर भी हो गए। यस सर, इनको बेसिक सैलरी मिलती थी रिटायरमेंट के समय, इनको बेसिक सैलरी मिलती थी रिटायरमेंट के समय 20,000 पर मंथ। यस सर, और क्या मिलता था सर? इनको डीए भी मिलता था 5,000 पर मंथ। यस सर, और क्या मिलता था सर? इनको बोनस भी मिलता है, बोनस मिलता था 1,000 पर मंथ। यस सर, और अब लास्ट के अंदर मिली है, बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है इनको, ग्रेचुटी मिली इनको, ग्रेचुटी ऑन रिटायरमेंट, ग्रेचुटी मिली रिटायरमेंट पर इनको ग्रेचुटी मिली है 17 लाख रुपए की, रिटायरमेंट पर पूरे जीवन का एक साथ रिवार्ड दे दिया इसको 17 लाख रुपए, तो ग्रेचुटी मिली रिटायरमेंट पर 17 लाख रुपए। और आपसे पूछा गया है कि ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट कीजिए। चलो जी आंसर देते हैं इसका भी, ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट करनी है तो लिखिए आंसर, ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। यस सर, और हमने भी बोला था
लिखा जाता है असेसमेंट ईयर 2021, लिखा जाएगा असेसमेंट ईयर, लेकिन अंदर जो इनकम आती है बताइए वो असेसमेंट ईयर की आती है, प्रीवियस ईयर की आती है? यस सर, वो प्रीवियस ईयर की आती है। ठीक सर, तो लिखा जाएगा 2021, लिखा जाएगा असेसमेंट ईयर 2021, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर जो इनकम आती है वो आती है प्रीवियस ईयर 19-20 की। तो लिखो भाई सब, सबसे पहले बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी मिलती है इसको 20,000 पर मंथ, और अक्टूबर 19 में रिटायर हो गया। स्टेटमेंट के अंदर 19-20 प्रीवियस ईयर की इनकम आएगी, और अक्टूबर 19 में रिटायर हो गया। तो बताइए बेसिक सैलरी कितने महीने की मिलेगी? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने की मिलेगी? 7 महीने की। यस सर, 7 महीने की बेसिक सैलरी ले लो सर, 20,000 पर मंथ है, तो 7 महीने की हो जाएगी 1,40,000, 140। और बेसिक सैलरी टैक्सेबल है, सब जानते हैं। यस सर, बेसिक के बाद क्या मिलता है? डीए। बेसिक भी टैक्सेबल है, डीए भी है, तो डीए भी 7 महीने का मिलेगा, क्योंकि 19-20 के अंदर 7 महीने नौकरी कर रहा है, तो बेसिक भी 7 महीने का मिलेगा, डीए भी 7 महीने का मिलेगा। यस सर, डीए मिला है 5,000 पर मंथ, तो 7 महीने का ले लीजिए, 7 महीने का डी होगा 35,000। हाँ जी, आगे बढ़ो। बोनस भी 7 महीने का मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि नौकरी 7 महीने की है तो सब कुछ 7 महीने का मिलेगा। तो बोनस मिला 1,000 पर मंथ, 7 महीने का ले लो भाई साहब, 7,000 का बोनस भी हो गया। तो बेसिक भी टैक्सेबल है, डीए भी टैक्सेबल है, बोनस भी टैक्सेबल है। यस सर, अब मिली इसको ग्रेचुटी, ग्रेचुटी मिली है भाई साहब, ग्रेचुटी मिली है, ग्रेचुटी ऑन रिटायरमेंट। इनको रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी मिली है 17 लाख रुपए, ग्रेचुटी मिली 17 लाख। अंदर लिखिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद वाली ग्रेचुटी पर पक्का एग्जाम्पशन मिलता है। तो ग्रेचुटी मिली रिटायरमेंट 17 लाख रुपए। अब रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिली 17 लाख रुपए, एग्जाम्पशन तो बनता है। अब एग्जाम्पशन देने के 3 सेक्शन है, 10-10-1, 10-10-2, 10-10-3। बताइए इस क्वेश्चन में एग्जाम्पशन कौन सी सेक्शन से मिलेगा? सर पहले सेक्शन से मिलेगा। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिलती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिलती है, तो वो 10-10-1 में फुल्ली एग्जाम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई को रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिलती है, तो वो 10-10-1 में फुल्ली एग्जाम्प्ट होगी। यस सर, तो एग्जाम्प्ट कर दो पूरा का पूरा, लेस कर दो यहां पर, लेस एग्जाम्प्ट, लेस करेंगे एग्जाम्प्ट, एग्जाम्प्ट कर दो, अंडर सेक्शन भी डाल दो 10-10-1, अंडर सेक्शन 10-10-1 में पूरी 17 लाख रुपए एग्जाम्प्ट कर दो। तो 17 लाख ही मिले थे, 17 लाख ही एग्जाम्प्ट है, फुल्ली एग्जाम्प्ट है, तो बाहर आ गया नील, और कुछ भी नहीं है। सबका टोटल करेंगे, सबका टोटल कर लीजिए, ये ग्रॉस सैलरी हो गई, सबका टोटल कर दो, इसको बोलते हैं ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी कर दो, टोटल कर लीजिए 1,40,000 रुपये, प्लस करेंगे 35,000 और प्लस करेंगे 7,000, ये हो गया मामला 1,82,000। टोटल कर दो 1,82,000। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो पहला हो गया, पहला क्वेश्चन में एग्जाम्पशन दिया था 10-10-2 का, इस वाले क्वेश्चन में एग्जाम्पशन दिया है 10-10-1 का। अब एक सेक्शन और बचा है, उसकी और बात कर लेते हैं। यस सर, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लिखिएगा, कैलकुलेट, कैलकुलेट करेंगे भाई साहब, कैलकुलेट वही ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर होगा 2021, कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। हाँ जी सर, स्टार्ट करो सर, करते हैं सर। सबसे पहले नोट करें, मिस्टर एक्स इज़ प्राइवेट एम्प्लॉय, ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, मिस्टर एक्स प्राइवेट एम्प्लॉय है। हाँ जी सर, और ये डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये नौकरी से उतर गए, नौकरी से उतर गए हैं, रिटायरमेंट हो गया इनका। सर कब हुआ? इनका रिटायरमेंट हो गया बाबू, इनका रिटायरमेंट हुआ है, रिटायरमेंट हो रखा है, इनका रिटायरमेंट हुआ है 31 जनवरी 2020 को रिटायर हो गए। यस सर, आगे बढ़ो भाई साहब, रिटायर हो गए, कितने साल नौकरी करी? नंबर ऑफ सर्विस ईयर, नंबर ऑफ सर्विस ईयर हैं, कितने साल नौकरी करी? इन्होंने नौकरी करी है 20 साल और 7 मंथ, 20 साल 7 महीने नौकरी करी है और रिटायर हो गए। नौकरी करी 20 साल 7 महीने की, उसके बाद रिटायरमेंट हो गया। हाँ जी सर, आगे बढ़ो, और क्या दे रखा है सर? बेसिक सैलरी दे रखी है अप टू 30 जून 2019 तक, 30 जून 2019 तक बेसिक सैलरी थी इसकी 10,000 पर मंथ। यस सर, और क्या मिला भाई साहब? और बेसिक सैलरी हो गई इसकी फ्रॉम
1 जुलाई 2019 से बेसिक सैलरी हो गई इनकी 12,000 पर मंथ। यस सर, आगे बढ़ो भाई साहब, आगे बढ़ो मुन्ना। मुन्ना आगे है, डीए मिलता है इनको, डीए मिलता है 2,000 पर मंथ डीए मिलता है। ब्रैकेट में लिख दो आप कंसीडर फॉर, कंसीडर किया जाता है, कंसीडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, कंसीडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। यस सर, और लास्ट में लिखिएगा ग्रेचुटी, इनको ग्रेचुटी मिली है, ग्रेचुटी मिली ऑन रिटायरमेंट, इनको ग्रेचुटी मिली है रिटायरमेंट पर। सर कितनी मिली? 15 लाख रुपए, इनको ग्रेचुटी मिली रिटायरमेंट पर 15 लाख रुपए। छोटा सा क्वेश्चन है, 15 लाख की ग्रेचुटी मिली है रिटायरमेंट पर, और आपसे पूछा गया है ग्रॉस सैलरी फाइंड आउट कीजिए। आंसर लिखिए बाबू जरा, आंसर लिखिएगा, आंसर, आंसर लिखिएगा, लिखो बेटा ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-2021, ग्रॉस सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सबसे पहले लिखा जाएगा बेसिक सैलरी, सबसे पहले नोटिंग की जाएगी बेसिक सैलरी। हाँ सर, मैंने बोला आता है असेसमेंट ईयर 2021, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर जो भी इनकम आती है वो आती है प्रीवियस ईयर 19-20। यस सर, अब रिटायरमेंट हो गया साहब इनका, 31 जनवरी 20 को रिटायरमेंट हो गया, तो बताओ बेसिक सैलरी अप्रैल से आएगी, तो अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, कितने महीने नौकरी करी? 10 महीने। मैंने बोला लिखा जाता है असेसमेंट ईयर 2021, लेकिन स्टेटमेंट के अंदर इनकम आती है प्रीवियस ईयर 19-20 की, और 19-20 में इन्होंने नौकरी करी है 10 महीने की, क्योंकि जनवरी 20 में रिटायर हो गया, तो अप्रैल 19 से लेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, कितने महीने की? 10 महीने की, 10 महीने की बेसिक लेनी है। और बताइए जून तक बेसिक कितनी थी? 10,000, तो 10 महीने की ले लो भाई साहब, 10,000 पर मंथ है, तो अप्रैल मई जून में 3 महीने की आ जाएगी। जून तक बेसिक थी 10,000 और 10 महीने की लेनी है, 3 महीने तो हो गए, अब 7 महीने की और ले लो, तो 7 महीने की तो यही रहेगी भाई साहब 12,000 पर मंथ। यस सर, 12,000 पर मंथ 7 महीने की, 10 महीने की बेसिक सैलरी ले ली। 10 महीने की क्यों ली है? क्योंकि प्रीवियस ईयर 19-20 में इस आदमी ने, इस कर्मचारी ने 10 महीने की नौकरी करी है, इसलिए 10 महीने की बेसिक सैलरी ले ली है। यस सर, तो गुणा कर लो भाई साहब, 30,000 तो एक हो गए, 30,000 एक हो गए, प्लस कर दो इसमें 84,000। हाँ जी सर, ये आ गया 114,000, 1,14,000 रुपये। 10 महीने की नौकरी है तो सब कुछ 10 महीने का मिलेगा। डीए भी बेसिक हो गया, डीए भी 10 महीने का मिलेगा। हाँ सर, 10 महीने का मिलेगा, 10 महीने का डीए मिलेगा। और डीए कितना मिलता है इसको? 2,000 पर मंथ है, तो 10 महीने का हो जाएगा भाई साहब 20,000 रुपये। और बेसिक भी टैक्सेबल है, डीए भी टैक्सेबल है। अब बात करने जा रहा हूँ मैं, ग्रेचुटी भी मिली है, रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी मिली है, ग्रेचुटी मिली ऑन रिटायरमेंट पर, रिटायरमेंट ग्रेचुटी मिली है, और रिटायरमेंट पर ग्रेचुटी मिली है 15 लाख रुपए लिखिए अंदर, क्योंकि एग्जाम्शन मिलेगा। रिटायरमेंट के बाद वाली ग्रेचुटी पर तो पक्का एग्जाम्शन है, रिटायरमेंट पर जो ग्रेचुटी मिलती है उस पर तो पक्का एग्जाम्शन मिलेगा, चाहे 10-10-1 से मिले, चाहे 10-10-2 से मिले, चाहे 10-10-3 से मिले। अब बताइए इस क्वेश्चन में कौन से सेक्शन से एग्जाम्शन मिलेगा? देखिए ये प्राइवेट एम्प्लॉई है, तो बताइए 10-10-1 तो मरे नहीं लगे, 10-10-1 तो मरे ही नहीं लगे। ठीक सर, क्योंकि 10-10-1 किस पर लागू होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉई और लोकल बॉडी एम्प्लॉई पर। तो ये प्राइवेट एम्प्लॉई है, तो 10-10-1 में तो ये कवर नहीं हो रहा। अब बचे 2 सेक्शन, 10-10-2 और 10-10-3। अब इस क्वेश्चन के अंदर मालूम नहीं है कि ग्रेचुटी एक्ट के अकॉर्डिंग मिली है या नहीं मिली, मालूम नहीं है। ग्रेचुटी एक्ट में ये कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये ग्रेचुटी एक्ट में कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये मालूम नहीं है, तो अपन ये मानेंगे कि ये एम्प्लॉई ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं हो रहा। तो अपन ये मानेंगे कि ये वाला एम्प्लॉई ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं होता है, इसलिए इस पर एग्जम्पशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10-10-3। इसलिए इसमें एग्जम्पशन दिया जाएगा अंडर सेक्शन 10-10-3। समझ में आ गया बाबू? हाँ सर समझ में आ गया। ये लीजिए भाई साहब, तो नीचे बना लो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बना लो 2 लाइन छोड़ के, वर्किंग नोट नंबर 1, और लिख दो बाबू इसमें। सर क्या लिखोगे? लिख दो एग्जम्पशन ऑफ ग्रेचुटी, एग्जम्पशन ऑफ ग्रेचुटी, और सेक्शन बोलो बनना 10-10-3। 10-10-3 में एग्जम्पशन देने जा रहा हूँ सर। हाँ सर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जम्पशन वैसे निकालेंगे A, B और C।
ए में नोट करेंगे एक्चुअल कितना पैसा मिला, कितनी ग्रेच्युटी मिली, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड। तो भाई साहब कितनी मिली थी, कितना पैसा मिला इसको, 15 लाख रुपए मिले भाई साहब, खूब मिले भाई साहब 15 लाख रुपए। बी में आएगा नंबर ऑफ सर्विस ईयर, सर्विस ईयर आगे बोलो बेटा सर, कंप्लीटेड सर्विस ईयर कंप्लीटेड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड, कंप्लीटेड आएगा यहां पर, मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ मंथ सैलरी, ठीक सर। और सी में लिखेंगे मैक्सिमम एग्जम्पशन, सी में तो वही होगा मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए। तो बाबू ए और सी तो कंप्लीट हो गया, ए भी कंप्लीट है और सी भी कंप्लीट है। अब बी को कंप्लीट करना है, बी को कंप्लीट करना है। नंबर ऑफ सर्विस ईयर कंप्लीटेड कितने हैं, तो बताइए इसने नौकरी करी है 20 साल 7 महीने, और आपको मालूम होना चाहिए 10-10-3 में मंथ्स को इग्नोर करेंगे तो कंप्लीट ईयर कितने मानेंगे, 20 साल। यस सर, ले लो भाई साहब, बाबूजी 20 साल ले लो। अब आपको चाहिए आधे महीने की सैलरी, क्या चाहिए, हाफ मंथ सैलरी चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 2 ये लीजिए भाई साहब, वर्किंग नोट नंबर 2 और लिख दो कैलकुलेशन ऑफ हाफ मंथ सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ हाफ मंथ सैलरी। और हमने कहा था आधे महीने की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट 10 मंथ की सैलरी को बेस मानेंगे, आधे महीने की सैलरी कैलकुलेट करने के लिए लास्ट 10 मंथ की सैलरी को बेस मानेंगे। यस सर, तो ले लो भाई साहब, बेसिक सैलरी प्लस कहा था मैंने आपको कमीशन ऑन सेल, 10 महीने का बेसिक लेंगे, 10 महीने का कमीशन ऑन सेल लेंगे और 10 महीने का डी इफ लेंगे। ये तीनों आइटम आपको लेने बाबू, कितने महीने का लेना है, 10 महीने का, ऑफ लास्ट 10 मंथ का लेना है। यस सर, बेसिक सैलरी 10 महीने का, कमीशन 10 महीने का, डी इफ भी 10 महीने का, ये तीनों आइटम 10 महीने का लेना है और डिवाइड करना है 10 से, तो एवरेज हो गया और एवरेज करके लेना है हाफ मंथ सैलरी। 10 महीने का बेसिक, 10 महीने का कमीशन, 10 महीने का डी इफ और डिवाइडेड बाई 10 और इंटू आप ले लो सर। 10 महीने का बेसिक कितना है, 10 महीने का बेसिक तो ये रहा भाई साहब, ये 3 महीने का 7 महीने का, तो लास्ट 10 मंथ का बेसिक यही होगा 1,14,000 रुपये। ये ले लीजिए बाबू, 10 महीने का बेसिक है 1,14,000, 1,14,000। कमीशन ऑन सेल इस क्वेश्चन में नहीं है, बेसिक सैलरी आ गई, कमीशन ऑन सेल इस क्वेश्चन में नहीं है, और डीए इफ है क्या देखना पड़ेगा बाबू, डीए है भैया, और रिटायरमेंट बेनिफिट में कंसीडर भी है, यानी इफ है। यस सर, 2 महीने 2,000 पर मंथ है, तो 10 महीने का ले लो बाबू 20,000 रुपये, 2 महीने का हो गया 20,000 रुपये। यस सर, डिवाइडेड बाई 10 और इंटू करेंगे हाफ, 10 महीने का ले लो डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीप्लाई हाफ कर लो बाबू इसको। तो ये हो गया भाई साहब, ऊपर तो हो गया 134 और डिवाइडेड बाई 10 और मल्टीप्लाई कर दीजिए डिवाइडेड बाई 10, एक सेकेंड रुकें, 134 और डिवाइडेड बाई सीधे कर दो 20, ये आ गया 6,700। हाफ मंथ सैलरी आ गई 6,700 रुपये, 6,700 ऊपर मल्टीप्लाई कर लो इसको, 6,700 को यहाँ लिया ही है और अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, मल्टीप्लाई करिए 20 से, तो ये आ गया आपका 134,000, 1,34,000 रुपये। और इन तीनों में से जो कम है, तो कम तो बीच वाला ही है मेरे हिसाब से, तो यहाँ लिख दो बाबू विच एवर इज लेस, इन तीनों में से कम है तो यही कम है भाई साहब 134,000। इतना ग्रेच्युटी एग्जाम्प्ट होगा 10-10-3 में 1,34,000 की ग्रेच्युटी एग्जाम्प्ट होगी। बाबू क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, कर दो बाबू ग्रेच्युटी एग्जाम्प्ट कर दो, इसको लेस कर दो, लेस कर दीजिए एग्जाम्प्ट और सेक्शन लगा दो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 और क्लोज नंबर 3 10-10-3 में कितने एग्जाम्प्ट करेंगे सर, 134 कर दो सर, 1,34,000 और टैक्सेबल कितना हो जाएगा, तो माइनस कर दीजिए 15 लाख रुपए, ये आ जाएगा 13,66,000, 13,66,000 और सबका टोटल कर लीजिए, ये आ जाएगी ग्रॉस सैलरी, सबका टोटल करेंगे ये होगी ग्रॉस सैलरी, टोटल कर लो बेटा। तो पहला अमाउंट है 1 लाख 1
1,14,000 रुपये प्लस 20,000 और प्लस करेंगे 13,66,000, टोटल आ गया आपका 15 लाख रुपए। ये ग्रॉस सैलरी आ गई 15 लाख रुपए। उम्मीद करता हूँ ग्रेचुटी के तीनों सेक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। तो याद रखना, रिटायरमेंट से पहले ग्रेचुटी मिलेगी तो फुल्ली टैक्सेबल है, रिटायरमेंट के बाद ग्रेचुटी मिलेगी तो उस पर एग्जम्पशन मिलेगा, रिटायरमेंट के बाद वाली ग्रेचुटी पर पक्का एग्जम्पशन मिलेगा। और एग्जम्पशन प्रोवाइड करने के 3 सेक्शन है, 10-10-1, 10-10-2, 10-10-3। 10-10-1 में गवर्नमेंट और लोकल बॉडी एम्प्लॉय आएंगे, 10-10-2 उस एम्प्लॉय पर लागू होगा जो ग्रेचुटी एक्ट में आता है, और जो एम्प्लॉय 10-10-1 में भी नहीं आया, 10-10-2 में भी नहीं आया, वो सारे एम्प्लॉय 10-10-3 में कवर होंगे। उम्मीद करता हूं ग्रेचुटी नाम का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक बात और करना चाहता हूं, अगर आप मेरे से और भी कुछ वीडियो चाहते हैं कि भाई इस टॉपिक पर बना दो, तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो तैयार कर दूंगा। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताइएगा कि आपको कौन से वीडियो की जरूरत है, कौन से टॉपिक की जरूरत है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। ठीक है बेटा, ठीक है, यस सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।